नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। भारत और फ्रांस ने फ्रांस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024 जारी किया। संसदीय स्थायी समिति ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। नए अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। NCAER ने भारत में महिला कार्यबल की संभावनाओं को उजागर करने पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। आइए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। 2013-14 में भारत में मछली उत्पादन 95.7 लाख टन था, जो 2023-24 में लगभग दोगुना होकर 144 लाख टन से अधिक हो गया। वैश्विक मत्स्यिकी क्षेत्र में भारत की भूमिका को समझें तो भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। प्रमुख मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि हैं। ऐसे में अंतर्देशीय मत्स्य पालन कुल मत्स्य उत्पादन में 75% से अधिक का योगदान देता है। वैश्विक स्तर पर भारत जलीय कृषि उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है, झींगा उत्पादन में अग्रणी है और मछली पकड़ने के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। आइए मत्स्यिकी क्षेत्र में मौजूद चुनौतियां भी जान लेते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक प्रदूषण, पारंपरिक मछली पकड़ने से कार्बन उत्सर्जन और जल प्रदूषण आदि चुनौतियां हैं। आर्थिक स्थिति को देखें तो मत्स्य क्षेत्र की असंगठित प्रकृति, छोटे पैमाने पर निर्वाह हेतु मछली पकड़ना, आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव, उच्च परिवहन एवं विपणन लागत आदि है। अन्य चुनौतियों में अवैध, असूचित और अविनियमित यानी कि IUU मत्स्यन तथा जलवायु परिवर्तन मत्स्य संपदा से संपन्न समुद्री क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अब मत्स्यिकी क्षेत्र के संवर्धन हेतु शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी कि PMMSY, जलीय कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना, मत्स्यिकी प्रबंधन में सुधार करना, एकीकृत एक्वा पार्क्स स्थापित करना आदि। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना यानी PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक उप योजना है। इसका उद्देश्य वित्तीय और तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करना है। दूसरा है नीली क्रांति योजना। यह समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यन दोनों को कवर करते हुए मत्स्यिकी के विकास एवं प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को लागू करती है। तीसरी है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि FIDF। यह समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यन दोनों में अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। चौथी है राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी नीति 2017। यह नीति भारत के समुद्री मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का मार्गदर्शन करती है। भारत और फ्रांस ने फ्रांस में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। इस समिट का समापन लोगों और ग्रह के लिए समावेशी एवं संधारणीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वक्तव्य के साथ हुआ। यह लोगों और ग्रह के लिए पेरिस समझौते के अनुरूप है। इसमें डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए AI तक पहुंच को बढ़ावा देना, खुले, समावेशी, पारदर्शी और भरोसेमंद AI को सुनिश्चित करना तथा AI नवाचार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना और AI उपयोग को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया है। चलिए खबर में सबसे पहले AI एक्शन समिट के प्रमुख परिणाम जान लेते हैं। सबसे पहला है पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय AI के लिए गठबंधन। इसका उद्देश्य AI को पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक संधारणीय पथ पर लाने के लिए वैश्विक गति को बढ़ाना है। इस गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU के सहयोग से फ्रांस ने शुरू किया है। आपको बता दें कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है। दूसरा है करंट AI। यह लोक कल्याण के लिए AI को बढ़ावा देने हेतु एक वैश्विक लोकहित साझेदारी है। यह डेटा, खुलेपन और जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में $2.5 बिलियन जुटाना है। साथ ही भारत इसका एक साझेदार देश है। अब साझे हित के लिए AI हेतु पेरिस चार्टर को देखें तो वैज्ञानिक प्रगति, नवाचार आदि को प्रोत्साहित करने के लिए AI के खुलेपन के सिद्धांतों पर सहमति, AI डिजाइन के प्रत्येक चरण में जवाबदेही, लोकहित के लिए AI में भागीदारी और पारदर्शिता को इसमें शामिल किया गया है।
आपको बता दें कि भारत ने इस चार्टर को अपना लिया है। इसके अलावा AI सक्षम हथियार प्रणालियों पर मानव नियंत्रण बनाए रखने पर पेरिस घोषणा पत्र को अपनाया गया, लेकिन भारत ने इस घोषणा पत्र का समर्थन नहीं किया। भरोसेमंद AI के लिए निर्मित फ्रेमवर्क में जवाबदेही, समावेशी समृद्धि, संधारणीयता, मजबूती, सुरक्षा और संरक्षा, विधि का शासन और मानवाधिकार और पारदर्शिता और व्याख्यात्मकता को शामिल किया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI 2024 जारी किया। CPI विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान करता है। ये 0 से 100 के स्कोर पर रैंक देता है। यहाँ 0 से आश्चर्य सबसे भ्रष्ट देश और 100 से आश्चर्य कोई भ्रष्टाचार नहीं से है। हालांकि CPI 2024 रेखांकित करता है कि भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को और अधिक कठिन बना रहा है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भ्रष्टाचार और जलवायु संकट के बीच संबंधों को तोड़ने का आग्रह भी किया गया है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई को कैसे प्रभावित कर रहा है। दरअसल ये आम लोगों के कल्याण की बजाय छोटे समूहों के हितों की पूर्ति द्वारा महत्वाकांक्षी नीतियों को अपनाने में बाधा डालता है, शासनात्मक संरचनाओं को कमजोर करता है, कानून की प्रवर्तन को क्षीण करता है और पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने में पारदर्शिता को कम करता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक सुबेद्य अधिकांश देशों का CPI स्कोर 50 से नीचे है। इसके कारण यहाँ पर जलवायु निधि के अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग और दुरुपयोग की संभावना सबसे अधिक है। साथ ही भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के कारण असमान रूप से पीड़ित सुबेद्य आबादी के हाशिए पर जाने की स्थिति को काफी हद तक गहरा कर देता है तथा जलवायु सम्मेलनों में अस्पष्टता बढ़ाकर और जीवाश्म ईंधन के समर्थकों का पक्ष पोषण करके बहुपक्षवाद की प्रभावशीलता को कमजोर करता है। अब रिपोर्ट में प्रकाशित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी जान लेते हैं। विश्व की 85% आबादी ऐसे देशों में रहती है जिनका CPI स्कोर 50 से कम है। भारत ने 100 में से 38 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार ये 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। भारत को 2023 से 1 अंक कम प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क है, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर का स्थान है। तो वहीं सबसे अधिक भ्रष्ट देश दक्षिण सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला है। खबर के अंत में रिपोर्ट में की गई सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली है जलवायु संबंधी प्रयासों के केंद्र में सत्यनिष्ठा को रखना। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन इसका समर्थन करने के लिए एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क प्रदान करता है। दूसरी है जांच और सुरक्षा को बढ़ाना, भ्रष्टाचार विरोधी निकायों को मजबूत करना एवं पर्यावरण रक्षकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरी, जलवायु नीति निर्धारण प्रक्रियाओं को अनुचित प्रभाव से बचाना, हितों के टकराव का पता लगाने और उसका प्रबंधन करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। और आखिरी है नागरिक सहभागिता को मजबूत करना, जलवायु वित्त और परियोजनाओं पर जानकारी मुक्त एवं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। संसदीय स्थायी समिति ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। संसदीय स्थायी समिति ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों की सराहना की है। इसके अंतर्गत 5,87,529 गांवों में से 5,57,468 गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। आपको बता दें कि ODF प्लस गांव वे होते हैं जो ODF यानी खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखते हुए ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करते हैं तथा देखने में भी साफ एवं स्वच्छ होते हैं। आइए पहले स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसे 2 अक्टूबर 2014 को जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के 2 उप मिशनों में से एक के रूप में शुरू किया था। इसे केंद्र प्रायोजित योजना का दर्जा मिला हुआ है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण 2020-21 से 2024-25 को देखें तो इस मिशन का उद्देश्य 2024-25 तक ODF स्थिति को बनाए रखना तथा ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना है। साथ ही सभी गांवों को ODF से ODF प्लस मॉडल में तब्दील करना है। वहीं इसके प्रमुख घटक देखें तो व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों यानी कि IHHLs और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों यानी CSCs का निर्माण करना, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन करना आदि है। चलिए अब समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे भी देख लेते हैं। पहला है लक्ष्य से कम उपलब्धियां।
पिछले 5 वर्षों के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन SWM और तरल अपशिष्ट प्रबंधन LWM में क्रमशः केवल 35% व 57% लक्ष्य हासिल किए गए हैं। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023। इसमें प्रमुख ODF प्लस मापदंडों को सटीक रूप से नहीं मापा गया है। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण IHHLs हेतु सहायता के तहत BPL परिवारों के लिए एक IHHL के निर्माण के लिए दी जाने वाली 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि को महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ाया गया है। अन्य मुद्दे देखें तो इसमें निधियों का कम उपयोग, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान IHHLs और CSCs के निर्माण में कमी आदि शामिल है। आइए अंत में समिति द्वारा की गई सिफारिशें भी जान लेते हैं। सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय की बात करें तो यह मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को समय सीमा के भीतर तेजी से लागू करने के लिए जरूरी है। अतिरिक्त बजटीय संसाधन EBR वित्त पोषण से बचना, क्योंकि इससे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, इसलिए इसकी बजाय मिशन के लिए अधिक बजटीय अनुदान की मांग की जानी चाहिए। इसके अलावा व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों यानी IHHLs के निर्माण हेतु पर्याप्त सहायता के लिए निर्धारित राशि को मुद्रास्फीति की वर्तमान दर के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए। आखिर में अन्य सिफारिशें देखें तो अधिक व्यापक और सक्षम निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए। ठोस व प्लास्टिक कचरे के संग्रह के लिए पर्याप्त वाहन सुनिश्चित करने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। नए अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह निष्कर्ष अंटार्कटिका के दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के पास 1991 से 2024 के बीच बार बार आए 121 भूकंपों के आंकड़ों की जांच से सामने आया है। आइए इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पृथ्वी के आंतरिक कोर की बाहरी सतह उतनी ठोस नहीं है जितनी पहले अनुमान लगाया गया था। ठोस आंतरिक कोर में परिवर्तन अस्थिर पिघले हुए भारी कोर के साथ परस्पर क्रिया के कारण हो रहे हैं। संभवतः इससे आंतरिक कोर का घूर्णन प्रभावित हो रहा है और दिन रात की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है। आपको बता दें कि पृथ्वी के आंतरिक कोर का स्वतंत्र रूप से घूर्णन धीमा होता जा रहा है। पहले यह माना जाता था कि यह मेंटल के साथ परस्पर क्रिया के कारण स्वतंत्र रूप से घूर्णन करता है। इस निष्कर्ष का महत्व देखें तो यह अध्ययन पहले की धारणाओं को चुनौती देता है, जिसमें कहा गया है कि आंतरिक कोर में संरचनात्मक परिवर्तन केवल भूवैज्ञानिक समय यानी लंबे समय में ही होते हैं। चलिए अब पृथ्वी के आंतरिक कोर के बारे में जान लेते हैं। यह पृथ्वी के भीतर अन्य ऊपरी परतों द्वारा उत्पन्न दबाव के कारण पृथ्वी की सबसे भीतरी या अंतरतम ठोस परत है। यह मुख्य रूप से लौह और निकल धातुओं से बना हुआ है। इसकी त्रिज्या लगभग 1220 किलोमीटर है तथा इसका तापमान लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस है। इसके गुण की बात करें तो यह उच्च तापीय और विद्युत चालकता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र आदि को उत्पन्न करने में सहायक है। आइए अब पृथ्वी की परतों की संरचना समझते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट को देखें तो यह अधिकांशतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट जैसी ठोस चट्टानों से बनी पृथ्वी की सबसे भारी परत है तथा मेंटल भूपर पट्टी और कोर के बीच स्थित है। इसमें गर्म, सघन और लौह व मैग्नीशियम युक्त ठोस चट्टानें शामिल हैं और कोर पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। इसमें तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर होते हैं। भौतिक या यांत्रिक गुणों के आधार पर समझें तो इसमें पहला है स्थल मंडल। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी भौतिक परत है। दूसरा है दुर्बलता मंडल। यह पृथ्वी के मेंटल का वह भाग है जो ठोस होने के बावजूद पिघले हुए प्लास्टिक की तरह होता है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। NCAER ने भारत में महिला कार्यबल की संभावनाओं को उजागर करने पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। इस शोध पत्र में महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR को बढ़ाने के समक्ष प्रमुख बाधाओं को उजागर किया गया है। साथ ही इसमें नीति निर्माताओं के लिए भारत की अप्रयुक्त महिला कार्यबल क्षमता का लाभ उठाने हेतु उपाय भी प्रदान किए गए हैं। चलिए सबसे पहले इस शोध पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं।
सबसे पहले स्थिति को जाने तो भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 37% है। यह वैश्विक औसत 47% और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD के औसत 67% से काफी कम है। आपको बता दें कि महिला श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR को बढ़ाने के समक्ष कुछ प्रमुख बाधाएं भी हैं, जैसे कि अवैतनिक देखभाल जिम्मेदारियां। टाइम यूज इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारतीय महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक देखभाल कार्यों में 2 गुने से अधिक समय व्यतीत करती हैं। साथ ही भारत में औपचारिक रूप से पार्ट टाइम काम करने के विकल्पों का अभाव है। भारतीय महिलाएं अनौपचारिक व अनिश्चित नौकरियों में फंस जाती हैं, जहां उन्हें ना तो नौकरी की सुरक्षा मिलती है और ना ही कोई सामाजिक लाभ। इन दोनों समस्याओं को हल करने से महिला श्रम बल में भागीदारी दर को 6% तक बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए इस शोध पत्र में की गई नीतिगत सिफारिशें भी जान लेते हैं। पहली सिफारिश है पार्ट टाइम काम करने को औपचारिक बनाना। इसके लिए प्रति घंटे के अनुसार एक निश्चित स्तर पर वेतन निर्धारित करना, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच प्रदान करना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। दूसरी है देखभाल संबंधी अवसंरचना में निवेश करना। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रकों में बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों के लिए सस्ती देखभाल सुविधाओं में निवेश करने से निजी कंपनियों और मैक्रो इकोनॉमिक्स को लाभ होगा। इसके अलावा है देखभाल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। माता पिता दोनों के लिए संवैतनिक पैटर्नल अवकाश, कर प्रोत्साहन जैसी नीतियां बनाई जानी चाहिए। और आखिरी है फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी को अपनाना, जैसे रिमोट वर्क और एडजस्टेबल वर्क शेड्यूल को अपनाना चाहिए। अब अगली खबर की ओर बढ़ने से पहले FLFPR बढ़ाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। कानूनी तौर पर मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 को संवैतनिक मातृत्व अवकाश के लिए लागू किया गया है और कारखाना अधिनियम 1948 नाइट शिफ्ट में महिला श्रमिकों को काम करने की अनुमति देता है। इसके अलावा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ये प्रावधान करता है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाए। अन्य योजनाओं में कौशल भारत मिशन, स्टैंड अप इंडिया पहल, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY, NRLM आदि शामिल हैं। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे संत गुरु रविदास जी की। हाल ही में संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई। संत गुरु रविदास जी का जन्म 14वीं शताब्दी में वाराणसी में हुआ था। वे निर्गुण भक्ति आंदोलन के भक्ति संत थे। उनकी शिक्षाओं में मंदिर आधारित अनुष्ठानों को खारिज किया गया था और अपनी आजीविका जारी रखते हुए निरंकार के प्रति समर्पण की वकालत की थी। निरंकार का अर्थ है निराकार ईश्वर। उनके महत्वपूर्ण योगदान देखें तो उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की व्यवस्था का विरोध किया था। अपने कार्यों में उन्होंने बेगमपुरा की एक कल्पना प्रस्तुत की थी। बेगमपुरा एक ऐसा समाज होगा जो भय, शासकों, करों, जाति आधारित पदानुक्रमों और स्थानिक प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनके भक्ति गीत और कविताएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही PM दक्ष योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। यह एक प्रकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी टिकटों के प्रचार, विपणन या बिक्री पर सेवा कर लगाने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लॉटरी पर कराधान का अधिकार पूरी तरह से राज्यों के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का दावा करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4A की प्रकृति केवल सक्षमकारी प्रावधानों की है। भारत के प्रधानमंत्री ने एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ बैठक की। उन्होंने इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक प्रारूप में मंत्री स्तरीय आदान प्रदान की शुरुआत का स्वागत किया। इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक वस्तुतः भारत और नॉर्डिक बाल्टिक 8 यानी NB8 देशों के बीच सहयोग है। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने GDKP मापन पर एक सत्र आयोजित किया। GDKP एक मापदंड है जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न और उपयोग किए गए ज्ञान को मापता है। लवणता के बढ़ते स्तर ने केरल के कुटनाड में पुंचा धान की खेती के समक्ष गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। यह वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली है। IIT मद्रास और इसरो ने संयुक्त रूप से एरोस्पेस गुणवत्ता वाले शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप आइरिस का विकास और उसे सफलतापूर्वक बूट किया है।
आइरिस का आशय अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी RISC-V नियंत्रक है। जापान के इंजीनियरों ने विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। इसे रीमेई नाम दिया गया है। इसे दुनिया के छठे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू में एकीकृत किया गया है। रीमेई 20 क्यूबिट क्वांटम क्षमता से युक्त है। जानने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।